सबसे पहले तो मैं प्रोटेस्ट लॉन्च करना चाहता हूँ। यार आपने सीमा जिया को ओल्ड बोल दिया, ये इस पे आप सबका जी सबसे पहले तो आने का शुक्रिया, और जो आपने बातें की हैं मैं नोट्स ले रहा था, मैं कोशिश करूँगा कि उनके ऊपर मैं आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दे सकूँ। हैदराबाद से ताल्लुक है, या कम से कम इमरान खान का एक बड़ा खास ताल्लुक है। वो आप में से जो क्रिकेट के शौकीन हैं उनको पता होगा, तुम नहीं पैदा हुए थे उसको। इमरान खान की जिंदगी का जो बेहतरीन बॉलिंग स्पेल है वो हैदराबाद में। सोनील गावस्कर की किताब में सनी गावस्कर लिखते हैं कि मेरी क्रिकेटिंग जिंदगी का बदतरीन दिन जो था वो दिन था हैदराबाद में, जिस दिन पहले तो और पाकिस्तान ने आई थिंक 580 फॉर 2 या ऐसे को डिक्लेयर किया, और आखिर में टी के बाद वो हवा चलती है, फेमस बॉल स्विंग हो रहा था इतना, इमरान खान बिल्कुल पीक पे, 6 विकेटें डाउन थी तो 35 रन पे 33 रन पे इंडिया के बाद एंड ऑफ द डे गावस्कर कहता है वर्स्ट डे ऑफ माय लाइफ। सो भाई मैं भी अब उधर ही आ रहा था कि वो मुझे लगता है कि एक इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर को भी एक हैदराबाद में एक्सपेल करने की जरूरत है, वैसे ही तूफानी आपके में थोड़े से रैंडम होंगे क्योंकि जिस तरतीब में लोग पॉइंट्स रेज कर रहे थे मैं उसी तरतीब से जवाब देता जाऊंगा। रिप्रेजेंटेशन इंटीरियर सिंध की वाकई में ये कम है, और थोड़ा सा इसमें कसूर जो है वो हमारे कराची का है, क्योंकि वो कराची इतना बड़ा है, इतना डोमिनेंट है कि बाकी सिंध जो है वो बिल्कुल दब जाता है। पंजाब में अगर हो तो वहाँ पे गुजरांवाला चैम्बर भी होगा, सियालकोट भी होगा, फैसलाबाद भी होगा, लाहौर भी होगा, मुल्तान भी होगा, बट जब सिंध आते हैं तो सिंध के अंदर कराची इतना डोमिनेट कर जाता है कि बाकी लोग इग्नोर हो जाते हैं। ये अच्छा वैलिड पॉइंट है, मैंने नोट कर लिया। एयरपोर्ट सर आप सब कारोबारी लोग, बात सिर्फ कमर्शियल है। अगर इफ देयर इज इनफ ट्रैफिक तो फ्लाइट शुरू हो जाएंगी, तो और अगर वो नहीं है तो पीआईए का आप ही सब लोग मिलके, आप सबसे बड़े टैक्स पेयर आप ही खसारा बर्दाश्त कर रहे हैं, तो आप मेरे ख्याल में आप भी नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसी फ्लाइट शुरू कर दी जाए कि जो कमर्शियली वायबल ना हो और आपको ही फिर उसकी कीमत अदा करनी पड़े। सो देयरफॉर मैं उधर यार देयरफॉर इसका आसान तरीका ये, मैं एविएशन मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट करने को तैयार हूँ। इसकी सदरा ये लिख लेना, एक बेसिक सी हम फिजिबिलिटी कर लेते हैं, और अगर वो फिजिबल होगा, अगर पैसा बन सकता है तो क्यों नहीं, सिर्फ वो नहीं वो तो दूसरी एयरलाइन भी करेंगे। तो ये मैं इसको फॉलो अप करूँगा, मैं इसको फॉलो अप करता हूँ। अगेन इसके अंदर भी जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कराची है, बिकॉज कराची इज सो क्लोज। अच्छा जी, फिर आ गया वाटर सप्लाई फॉर नूरियाबाद। उसमें सर जो पानी वाला मसला है वो तो जाहिर है, जैसे आपने कहा कि वो सिर्फ गवर्नमेंट के पास है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ मसला जो आपने बिजली का बताया वो मैंने नोट कर लिया है। वो कन्वर्जन जो आप कह रहे थे कि 3 फीडर जो है उसको 1 फीडर पे कर लिया जाए, वो मैंने पॉइंट नोट कर लिया है इंशाल्लाह ताला, और ये मैं बता भी दूंगा। और इंशाल्लाह ताला जो आखिरी दिन, अभी वो फाइनल जरा सा हो रहा था, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये जुमेरात या जुमे को, ये आने वाला जुमेरात के जुमे को उमर अयूब खान एनर्जी मिनिस्टर जो हैं वो भी हैदराबाद आएंगे, तो उनको मैं ये पहले से पॉइंट लिखा दूंगा, इसका वो जवाब भी फिर साथ लेकर आएंगे कि ये जो नूरियाबाद की फीडर की सप्लाई वाला है, ठीक है सर। फिर आ गया जनाब लैंड, जमीन के इश्यूज। अच्छा, वो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन आपको नहीं है, सिर्फ वो आबाद को फ्रस्ट्रेशन नहीं हो रही, वो फ्रस्ट्रेशन जो है एक हद तक प्राइम मिनिस्टर को भी है। आपको पता है कि वज़ीर आज़म जो है वो इस कंस्ट्रक्शन पैकेज को चलाने के लिए और रियल एस्टेट के काम को चलाने के लिए, उसकी वजह बड़ी सादा सी है कि जितनी भी कारोबार हैं, जितनी भी इंडस्ट्री है, उसमें सबसे ज़्यादा लिंकेजेस किसी एक सेक्टर का जिन इंडस्ट्री से बनता है वो है कंस्ट्रक्शन। वो मुख्तलिफ लोग जो हैं, कोई 32 कहता है, कोई 37 कहता है, कोई 40 तक कहते हैं, और क्योंकि आपने रोजगार पैदा करना है, मईशत को चलाना है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर खुद पर्सनली लीड करते हैं। हर हफ्ते वो खुद ज़ाती तौर पर मीटिंग उसको चेयर करते हैं इसको चलाने के लिए, और वो खुद भी ये मैंने उनसे शिकायत करते हुए सुना है कि बाकी सूबे जो हैं उन्होंने जो रिफॉर्म वगैरह करनी थी, इसमें जो फैसले होते हैं, सिंध में थोड़ी सी ताख़ीर हो रही है इम्प्लीमेंटेशन की, बट है वो प्रोविंशियल। सो
प्राइम मिनिस्टर खुद इसको कोशिश तो कर रहे हैं आपके बिहाफ के ऊपर इसको चलाने की। एस्कोर के CEO और मेंबर प्लानिंग वाला हमने लिख लिया कि मैंने पॉइंट अगेन मैं ये उमर अयूब से बात करूँगा स्पेसिफिकली, और इसके ऊपर भी वो कोई ना कोई आपको ज़रूर रिस्पॉन्स देंगे। गैस सप्लाई हाउसिंग स्कीम, अब ये मसला एटीट्यूड का नहीं है, और ये मसला जो है ये SSGC का नहीं है, ये मसला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा मैं टाइम लगाऊंगा आपको, क्योंकि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जो सिंध के जो इंडस्ट्रियल और कारोबारी लोग हैं उनको ये मसला समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी आज से कोई 15-18 साल पहले जो गैस की डोमेस्टिक प्रोडक्शन थी, सो गैस सप्लाई जो है उसको तकरीबन 4 बिलियन क्यूबिक फीट रोजाना जो है 4 BCF गैस हमने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। आज हम कितनी गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं? आज हम 3.7 से 3.8 में, तो एक्चुअली उसमें ज़रा सी कमी आई है, जबकि डिमांड बढ़ती चली गई। और इस वक्त एक अंदाज़ा ये है कि अनकंस्ट्रेंड डिमांड, यानी अगर गैस की मुकम्मल आसानी से फराहमी हो तो पाकिस्तान में इस वक्त 6 बिलियन क्यूबिक फीट से ज़्यादा गैस की ज़रूरत है। तो गैस जो है ये 2 बिलियन फिर आ क्यों नहीं जाती मुल्क के अंदर? उसका मसला क्या पैदा हुआ? जब शुरू में गैस इंपोर्ट होने जा रही थी, LNG हो रही थी, तो मैं उस वक्त खुद प्राइवेट सेक्टर में था, मैं इसके ऊपर काम कर रहा था। और वो इनफैक्ट टर्मिनल जो बाद में बना जहाँ पे सबसे पहले गैस इंपोर्ट हुई, उस कंपनी का ओरिजिनल चेयरमैन भी मैं था। तो आइडिया ये था कि इस वक्त मुख्तलिफ जो फील्ड्स हैं वहाँ से गैस आता है, और हर फील्ड का रेट मुख्तलिफ है। किसी का $2 है, किसी का $2.25 है, जो नई फील्ड है उनका उससे ज़्यादा है, और वो सब एक पूल में चला जाता है और उसकी एक औसत कैलकुलेट कर दी जाती है, और उस वेट एवरेज की बुनियाद के ऊपर प्राइसिंग हो जाती है। तो LNG जो है वो भी एक एडिशनल सोर्स बन जाएगी, वो भी उसी पूल के अंदर चला जाएगा, और वेट एवरेज होगी, गैस प्राइस हो जाएगी। और ये जब तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, इसी फॉर्मूला की बुनियाद के ऊपर डेवलपमेंट आगे होनी है। उसके बाद मैं तहरीक इंसाफ में चला गया, तो मैं इन मीटिंग में नहीं बैठा था, हुकूमत बदल गई, मैं अपोजिशन के MLA था, तो मुझे नहीं पता कि क्या उसकी वजह बनी। लेकिन जो फैसला किया गया वो ये किया गया कि LNG को गैस ही नहीं ट्रीट किया जाए, उसको कानूनी तौर पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट का डेफिनेशन दे दी गई, और उसकी प्राइसिंग अलग हो गई और बाकी सब प्राइसिंग अलग हो गई। सो अब क्या हो रहा है? अब सूरत हाल ये है कि एक ही ये नहीं, पानी की बोतल दोनों बोतल अब ये 2 नेस्ले की बोतलें आइडेंटिकल, अगर मैं बोलूं दोनों में आपको 6 रुपए की दे दूंगा, तो आप में से कोई एक दूसरे से बहस करेगा कि कौन सी वाली बोतल मैंने लेनी है? मुझे क्या फर्क पड़ता है? अब मैं आपको कहता हूँ ये बोतल जो है ये 12 रुपए की है और ये 4 की है, अब मुझे बताएं क्या होगा? सब कहेंगे 4 वाली मुझे चाहिए, और यही हो रहा है, क्योंकि LNG को आपने प्राइस कर लिया डिफरेंटली। तो जब तक मुझे ये उम्मीद है कि मुझे 4 रुपए में मिल सकती है, मैं लड़ता रहूं। अच्छा, उसी के साथ वो 158 का मामला आ गया। अब सूरत हाल ये पैदा होती जा रही है कि सिंध में इस साल सर्दियों में ये होगी सूरत हाल कि एक्चुअली गैस ज़रा सी शॉर्ट हो जाए। और जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये भी ज़रा सा आपको सिंध वालों को ख़ास तौर पे समझने की ज़रूरत है कि बलूचिस्तान की फील्ड पुरानी है, सुई की, वो बहुत डिप्लीट हो चुकी है, लेकिन बलूचिस्तान की कंजम्पशन ही नहीं है गैस की। सिंध की भी फील्ड जो है वो निस्बतन पुरानी फील्ड, जो बड़ी सिंध की फील्ड्स हैं, कादरपुर है, मारी है, मारी तो फिर भी मेंटेन कर, लेकिन मारी का जो है वो नेटवर्क के अंदर जाता नहीं है, लेकिन कादरपुर जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है, और हमारी पुरानी सिंध की जो फील्ड्स हैं, और इस साल और पिछले साल में तकरीबन 150 से 200 MSCFD की कमी आई है। तो सिंध में एक तरफ तो डिक्लाइन में जा रही है प्रोडक्शन, और दूसरी तरफ कंजम्पशन बढ़ती चली जा रही है। तो अगले साल जो है ये शॉर्टेज इतनी ज़्यादा हो सकती है कि जो प्रायोरिटी इस वक्त सेट हुई हुई है कि सबसे पहले गैस जो है वो रेजिडेंशियल कस्टमर को मिलेगी, क्योंकि आवाम जो है वो पहली प्रायोरिटी है। तो हो सकता है कि पूरी सर्दियों में सिंध के लिए गैस ही इंडस्ट्री के लिए।
सो इस सूरत हाल को हम डील करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के लिए हमने एक इस्लामाबाद में सेमिनार भी कराया। इम्तियाज़ शेख साहब जो एनर्जी मिनिस्टर हैं वो आए थे और उन्होंने बड़ी अच्छी मंतकी बातें भी की। नदीम बाबर साहब जो पेट्रोलियम मिनिस्टर, उनकी चीफ मिनिस्टर के साथ भी मीटिंग हो चुकी है और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक ऐसा फार्मूला बनाया जाए कि ये जो लॉकडाउन क्रिएट हो गया है ये लड़ाई का, इसको ख़त्म किया जाए। जब वो एक दफ़ा ये प्राइसिंग किस तरीके से होनी है और किसने कितना बोझ बर्दाश्त करना है, ये फैसला जैसे ही हो जाएगा तो आप देखेंगे कि उसके तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल लगेंगे उसके बाद, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में टाइम लगता है। एक पाइपलाइन डलनी है, नॉर्थ साउथ की पाइपलाइन जो डलनी है वो उस पर काम शुरू हो चुका है। फरवरी के अंदर उसकी फाइनल है। मोस्ट प्रॉब्ली उसके अंदर रशियंस आ रहे हैं पार्टनरशिप के अंदर, अगर वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, लेकिन अगर वो नहीं भी आएंगे तो हमारा फैसला ये है कि वो उस गैस पाइपलाइन के ऊपर काम शुरू हो जाएगा और ये वो GIDC से भी जुड़ा हुआ है। मैं GIDC की बात करूँगा। और दूसरे टर्मिनल्स हैं, 2 टर्मिनल्स के लिए LNG इंपोर्ट टर्मिनल्स के लिए इस वक्त बिडर्स एडवांस स्टेज के अंदर है, वो अपने पैसे भी जमा करा सकते हैं $1 इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो जाएगा। और ये जो गैस की शॉर्टेज के मसले आ रहे हैं कि नई हाउसिंग स्कीम बना रहे हैं और गैस नहीं लग रही है, ये प्रॉब्लम फिर सॉल्व होने। जब तक हम ये बुनियादी सियासी मसले को हल नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ते, हम अपने लिए और मजीद से मजीद मुश्किलात करते जा रहे हैं। ब्रेकअप ऑफ हेस्को एंड सेप्को, ये छोटे, सिर्फ हेस्को सेप्को नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर डिस्को जो है इनको छोटा कर दिया जाए और छोटे एंटिटीज़ जो हैं उसकी तरफ मूव किया जाए, ये सीरियसली कंसिडरेशन में है। और उमर अयूब साहब बड़े स्ट्रांगली इसको फेवर भी करते हैं, तो ये अच्छी आपकी तजवीज़ है, इसके ऊपर भी काम हो रहा है। जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर मैं ज़्यादा मजमूई तौर पर नहीं बात करूँगा। उसके अंदर ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो जुडिशरी के साथ मिलकर काम करना है। लेकिन अच्छी खबर आपके लिए, आबाद के लिए होगी, आपको पता चल गया होगा फोरक्लोजर लॉ के ऊपर फाइनली कोर्ट की जजमेंट आ गई है, वो क्लियर हो गया। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। फिर हैदराबाद में लार्ज इंडस्ट्रियल जोन, देखिए इंडस्ट्रियल जोन के अंदर वफाक ने क्या करना है? वफाक ने 3 काम करने हैं। वफाक ने आपको टैक्स का इंसेंटिव स्ट्रक्चर देना है जो दे दिया है। वफाक ने बिजली देनी है, गैस देनी है, ये वफाक का काम है। बिजली हमारे पास वाफिर है, हमारे पास कोई मसला नहीं है बिजली सप्लाई करने का। जितनी बड़ी भी आप यहाँ पर जोन बनाना चाहें और उसके लिए बिजली हम सप्लाई करने को तैयार हैं, और वो मैं आपको कमेंट कर सकता हूँ आज ही। गैस को मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही वो मसला हल होता है, कोई गैस की शॉर्टेज नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। जितनी मर्जी गैस आपको चाहिए वो गैस भी मिल जाएगी। लेकिन इंडस्ट्रियल जोन है प्रोविंशियल सब्जेक्ट, सो लीड इनकी प्रोविंस के पास है। उनको जो स्पेशल स्टेटस मिलता है टैक्स एग्जेम्पशन द्वारा, वो वफाक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर वो देते हैं। लेकिन वो हमने किसी सूबे की कोई रिक्वेस्ट अभी तक हमने टर्न डाउन नहीं की है। जो भी सूबा करना चाहता है उसके ऊपर कर देता है। तो आप अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कन्विंस कर सकें और वो ये प्रपोजल लेकर आए तो इंशाल्लाह ताला हम उसको सपोर्ट करेंगे। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि सनत और लगे। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि वफाक इसमें सनत और लगने के लिए क्या करने जा रही है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते ये अनाउंस हो जाएगा। फिर उसके बाद एक मेरे लिए नई खबर थी यार, वो कहते हैं कि हैदराबाद की पहचान जो है वो चूड़ी और दाल है। और महमूद भाई जो है जोर जोर से सारे ला रहे थे, इनके अपने कारोबार की बात आ गई। मेरे लिए तो हैदराबाद की पहचान जो है वो रबड़ी बॉम्बे बेकरी का केक और पल्ला मछली नहीं। तो चले आप उस पर बहस में नहीं पड़ते, पहचान क्या है। लेकिन मैंने आपका पॉइंट नोट कर दिया। जाहिर है ये भी इंडस्ट्रियल जोन के अंदर ये काम होगा इंशाल्लाह ताला। अस्पताल जी है तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट, लेकिन जब ये कोरोना का मसला आया, और अभी मैं मेरे भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने जो एक्नॉलेज किया हमने काम। लेकिन अभी मैं आपके पास इस पर वापस आऊँगा। आप इस अच्छाई के अंदर भी एक बुराई पोशीदा है, उस पर मैं बात करता हूँ। तो हमने जब ज़ाहिर है ये सारा काम किया तो उसके अंदर हमें जो सेहत के निज़ाम के अंदर कमज़ोरियाँ हैं वो हाईलाइट होगी। पता तो हमें हमेशा से था, लेकिन वो हाईलाइट होगी। और उसका एक पहलू नहीं, एक पहलू तो उसका ये है कि ज़ाहिर है उसके अंदर जो है आपके पास हॉस्पिटल सिस्टम्स की, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की जो क्वालिटीज़ है, तहसील हेडक्वार्टर्स के अंदर जो क्वालिटी है उसके अंदर कमी। दूसरे कोई कोऑर्डिनेशन का निज़ाम नहीं।
अब वबा जो चलती है, वबा तो सूबे का बॉर्डर नहीं देखती। आप जितनी 18वीं तरमीम पास कर लें, आप 36 तरमीम पास कर लें, लेकिन वबा तो नहीं बॉर्डर पहचानती, वो तो मुल्क नहीं पहचानती, वो तो पासपोर्ट को नहीं पहचानती। तो एक मजबूत निज़ाम की ज़रूरत, और उसके अंदर फिर तमाम सूबों ने उस सारे सूरत हाल के होते हुए भी, कवानीन के होते हुए भी, सूबों को भी ज़ाहिर समझ में आया कि इसके अंदर मिलकर काम करने की ज़रूरत है। और एक बहुत बड़ी कामयाबी की वजह यही बनी कि वो रोज़ सुबह तमाम सूबे, वफाक की इकाइयाँ वो साथ बैठते थे, वफाकी हुकूमत सारी वहाँ पर होती थी। तो एक तो वो है, उसके हम कानून साजी भी कर रहे हैं, एक सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम लेके आ रहे हैं, रिपोर्टिंग सिस्टम, टेक्नोलॉजी, एक तो वो प्रोजेक्ट है उसका। दूसरा हमने कहा कि फिजिकल कैपेसिटी अपग्रेड करने के लिए हमने पाकिस्तान की तारीख में, जस्ट आपको अंदाज़ा बता दूं कि पाकिस्तान की वफाक का जो PSDP होता है, उसमें हेल्थ मिनिस्ट्री का सालाना बजट जो है वो 8 अरब 10 अरब रुपए के करीब होता है। हमने सिर्फ एक प्रोजेक्ट यही कोविड रिस्पांस के लिए फिजिकल फैसिलिटीज इंप्रूव करने के लिए पूरे मुल्क के अंदर 50 अरब रुपए का इस साल PSDP में रखा है, और वो 50 अरब रुपए हमें सारे पाकिस्तान में खर्च करने हैं। तो सिंध की हुकूमत से भी हमने रिक्वेस्ट की है, उनके साथ बातचीत भी हो रही है, आइडेंटिफाई जब वो कर लेंगे। तो अभी तक उन्होंने अपनी फाइनल नहीं की है। अभी हैदराबाद के लोगों का काम है कि इस वक्त सिंध की हुकूमत में जाकर जोर डाले और उनसे हैदराबाद शामिल करवाएं। हम भी ये तजवीज़ करेंगे, ज़ाहिर है कराची के बाद सबसे बड़ा शहर है सिंध का, लेकिन आप लोग भी जो है ये टाइम है इस वक्त के आप मुतालबा करें। आपको हम बहुत अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैदराबाद के अंदर बना के दे सकते हैं वफाक की तरफ से। उसके बाद उसकी ऑपरेशन जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने चलानी होगी, लेकिन फैसिलिटी हम बना के दे सकते हैं। बेहतरीन आपको यहाँ पर अस्पताल मिल सकता है। अच्छा जी, कंडीशन ऑफ साइट तो जाहिर है फिर वही मैं आखिर में इसके ऊपर भी आता हूँ। ये जो प्रोविंशियल मामला जो आप करें, चेंबर्स रिप्रेजेंटेशन हेस्को और सबको के ऊपर ये भी मैंने नोट कर लिया, ये उमर से बात भी कर लूँगा और उससे बोलूँगा कि बड़ी मंतकी सी बात है, आप बड़े स्टेक होल्डर्स हैं और आपकी वहाँ पे नुमाइंदगी है फिर वो तो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, ये एक और चीज़ है जिसका एक प्रोजेक्ट बन सकता है, इसका PSDP प्रोजेक्ट बन सकता है। सिंध गवर्नमेंट की जाहिर है इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट भी होगी, बट इसके ऊपर कोई अगर ये नोट कर लो सर, कोई यहाँ पे लीड ले रहे ना, मे बी फिरदौस भाई से बात करो कि ये अगर इनके साथ बात करके ये था पॉइंट कोटरी का पॉइंट था, उसका एफ्लुएंट ट्रीटमेंट के प्रोजेक्ट के ऊपर ज़रा सी तफसील, लेट्स डू सम थिंकिंग। ये पोटेंशियल है कि हम इसको फेडरल PSDP के अंदर इस प्रोजेक्ट को इंक्लूड करवा सकें। अच्छा, दूसरी एक तो यार आप लोग कंफ्यूज हो, एक तो कहते हैं मईशत जो है वो मुश्किल हालात के अंदर है, मईशत को चलाया जाए। दूसरा जिसका कारोबार चल रहा है उसका कहते हैं कारोबार बंद कर दो। भाई मैकेनिक का काम चल रहा है तो उसको चलने दो ना यार, सड़कें क्यों ठीक करवा रहे हो? सड़कें जाहिर है लोकल रोड जो है ये प्रोविंशियल वो है। बिजली एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है जी, और हैदराबाद का बहुत उसके अंदर फायदा हो सकता है। और हैदराबाद सिर्फ डायरेक्टली नहीं, हैदराबाद, कोटरी, नूरियाबाद, इवन ये तमाम आपकी, और उसके अलावा इंटीरियर सिंध की है, आपके पास है जबरदस्त विंड कॉरिडोर। हैदराबाद की मशहूर है हवा जो चलती है, उसके अलावा ऑब्वियसली ठट्टावारा जो है ये बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट विंड कॉरिडोर्स है पूरे पाकिस्तान के अंदर। हम जो एक सिस्टम अप्रूव हुई थी पॉलिसी, उसको चलने नहीं दे रही थी पावर डिवीजन, उस पर बहुत आजकल मैं प्रेशर डाला हुआ इनके ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के साथ भी मीटिंग भी लास्ट हुई है, और वही व्हीलिंग हम ये प्रॉपरली ऑपरेशनल करना चाहते हैं कि आप अगर बिजली यहाँ पे एक्सेस बनाते हैं, आप ग्रिड के अंदर वो बिजली डालें, और आप नूरियाबाद में उठाना चाहते हैं तो वहाँ पे उठा लें। आप एग्रीमेंट साइन करें, यहीं से प्राइवेट सेक्टर हैदराबाद चेंबर जो है वो इन्वेस्टमेंट करे, या हैदराबाद चेंबर का कोई मेंबर जो है वो विंड टर्बाइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, नूरियाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट के साथ एग्रीमेंट साइन करे, और खुद ही बिल करें डायरेक्टली, खुद ही उनसे पैसा लें, खुद ही प्राइस उनके साथ डिटर्मिन करें। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है, और मैं सबको इनकरेज करूँगा कि आप लोग इसके ऊपर ज़रूर काम करें, और इससे आपकी कॉस्ट भी कम आने का बहुत ज़्यादा आपको एडवांटेज हो सकता है, और उसके अलावा ये हेस्को सेप्को के ऊपर अलायंस भी आपकी जो है वो भी कम हो जाएगी। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है।
آخر میں 2-3 چیزیں جو آپ نے اور کی تھی میں اس کے وجہ سے، ہاں نہیں سروسز آن M9 یہ میں نے لکھ لیا جی، یہ میں بران سعید سے بات کر لیتا ہوں، واپس جا کے سیکٹری کمیونیکیشن سے میں بات کر لیتا ہوں خبر اصل سے، سروسز یہ M9 کے اوپر ہے، یہ بالکل میں نے بھی آتے ہوئے نوٹ کیا کہ کوئی مجھے وہاں پہ نظر نہیں آیا، سو اس کے اوپر ضرور ہم دیکھ لیں گے۔ آخر میں 3-4 چیزیں جو آپ نے جنرل کہی، ایک تو جو آپ نے بات کی پیکج کی، میری جو مراد علی شاہ کے ساتھ ڈسکشن ہوئی تھی اس کے اندر فیصلہ یہ ہوا تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج جس کو ہم کہہ رہے تھے کہ اس کا نام سندھ کا ہو، سو میں نے ان سے کہا کہ مراد دیکھیں اس وقت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ شروع ہوا تھا، سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا، بارشیں، اور یہ ایک ماحول بن گیا جس کی وجہ سے یہ ایک اپرچونٹی پیدا ہوئی کہ ہم سب جو ہے تمام صوبہ، وفاق، عسکری ادارے سب مل کر ایک کام کر سکے، اور یہ میں نے ان کو اس وقت کمنٹ کیا تھا کہ ایک دفعہ اس کو کراچی والے کو چلا دیں، اس کا نام نہ سندھ ہے، بیکاز اس کے اندر ابھی سندھ کے باقی کوئی ہے نہیں، ظاہر ہے کراچی سندھ کا ہی حصہ ہے، لیکن اس میں صرف اس وقت کراچی کی چیزیں ہیں، باقی سندھ جو ہے اس کے اندر حیدرآباد بھی شامل ہے، باقی سندھ کے حصے شامل ہیں، ان کے لیے بھی اسی طرز کے اوپر ایک مل کر ایک پیکج بناتے ہیں، ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں، اور اسی طریقہ کار سے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ نہ صرف وہ پھر پیکج ہو بٹ وہ پیکج کو امپلیمنٹ کرانے کا طریقہ کار بھی مشترک ہو کہ جس طریقے سے مل کے کر رہے ہیں۔ تو میری آفر ابھی تک ہے، کل منڈے کو PCIC کی میٹنگ ہے جو پروونشل کوآرڈینیشن، تو انہوں نے خاص طور پہ مجھے ریکویسٹ کیا کہ میں میٹنگ کو اٹینڈ کروں، وہاں پہ میں یہ بتا دوں گا کہ جی حیدرآباد سے اس کی ڈیمانڈ آئی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی جو ہے سندھ کے لیے بھی ہم کام کرتے، کوئی بڑی چیز کرتے۔ ابھی آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ اگلا جو میرا تیار ہو گیا صرف پرائم منسٹر سے ڈیٹ لینی ہے اناؤنسمنٹ کی، جنوبی بلوچستان کے لیے اسی طرز کے اوپر ایک بہت بڑا ایک ڈیولپمنٹ پیکج جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ انڈسٹری کے لیے صرف آپ کو بتا دوں جی، ہمارے بڑا ہم نے کام کیا، اپروولز وزیر اعظم نے اپروو کر دیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ایک اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، انڈسٹری کے لیے اسپیشل بجلی کی پرائس کی اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں، جو اس وقت انڈسٹری جو قیمت ادا کر رہی ہے اس سے سگنیفیکنٹ ریڈکشن، مطلب اس میں بہت کمی آپ دیکھیں گے، اور وہ صرف یہ پچھلے سال سردیوں کے لیے کیا گیا تھا، اس سال صرف وہ نہ صرف سردیوں کے لیے نہیں پورے سال کے لیے ہے، بلکہ 3 سال کے لیے فکس کر دیں گے کہ یہ پرائس ہے اور اسی پرائس کا اس کی اناؤنسمنٹ میں فارمل ہونے دوں گا، لیکن صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ خوش ہوں گے آپ اس کی قیمت سنیں گے تو آپ خوش ہوں گے۔ دوسرا یہ پیک آف پیک کا فرق پڑا، یہ ہم سب ختم کرنے جا رہے ہیں، یہ 7 بجے اور 11 بجے کے درمیان جو فیکٹریاں بند ہوتی ہیں وہ پھر آپ چلائیے گا اس کو 24 گھنٹے چلائیں۔ اچھا سیکنڈ لاسٹ چیز GIDC، کون تھے صاحب جنہوں نے GIDC کی بات کی؟ میں نے اس وقت کہا تھا غلطی کر رہے ہو مت کرو، وہ ٹرک جاتے ہیں نا ہائی وے کے اوپر ٹرک جاتے ہیں، اس کے پیچھے نیچے اسٹیٹمنٹ لکھی ہوتی بڑی اچھی اچھی، اس میں سے ایک اسٹیٹمنٹ لکھی ہوتی ہے نہ چھیڑ ملنگا۔ سر جس وقت حکومت نے ایک بڑا فیصلہ کیا، اس وقت میں کابینہ میں نہیں تھا جس وقت یہ آیا، میں تو باہر سے بیٹھ کے میں تماشا دیکھ رہا تھا، اور 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک نان سٹاپ حکومت کے اوپر یلغار تھا، اٹیک تھا، کوئی بزنس پاکستان کا کھڑا ہو کے کسی نے بات کی؟ اس وقت تو سارے بزنس گھر میں بیٹھ کے چھپ گئے، تو پھر آپ کس بات کا افسوس کر رہے ہیں؟ اب تو ہو گیا کورٹ کا فیصلہ، اب حکومت کیا کرے؟ اب تو کورٹ کا فیصلہ ہو گیا، وہ کیا بولتے ہیں جنگل میں تو شیر ڈیسائیڈ کرے گا، تو اب آپ جائیں پٹیشن کریں کورٹ کے اندر اور کورٹ کو سمجھائیں۔ مطلب آن اے سیریس نوٹ، اگر حکومت کرنا چاہے بھی تو کچھ نہیں کر سکتی نا، اب تو وہ معاملہ جو ہے کورٹ کا فیصلہ ہو گیا، تو جو بھی پٹیشن ہے وہ آپ لے کے جائیے، آپ 2 سال کے بجائے 15 سال مانگنا چاہتے ہیں 15 سال مانگیں، جو مرضی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن بڑی محنت سے بڑی مشکل سے ایک سینسیبل فیصلہ کروانے کی کوشش کی گئی تھی، انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا۔ آخری چیز جو ہے، بہت ساری چیزیں جی آج آپ نے جو ہم سے بات کی، اور اس میں وہ چیزیں تھیں پروونشل ڈومین کے اندر۔ اچھا آج کل 18ویں ترمیم کے خلاف بہت بات ہوتی ہے، میں 18ویں ترمیم کے خلاف نہیں، میرے خیال میں صوبوں کے پاس زیادہ اختیار ہونا ایک اچھی چیز ہے۔ 18ویں ترمیم جب ہوئی، بڑی تبدیلی آئی،
इख्तियारात सूबों के पास चले गए तो उसमें कोऑर्डिनेशन के कुछ मसाइल ज़रूर खड़े हुए, जैसे मैंने अभी हेल्थ का जिक्र किया, जिस तरीके से कोरोना के दरमियान हुआ था। हाँ, आखिर में मैंने कोरोना की बात करी, तो वो ज़रूर उसमें बेहतरी करनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन सिस्टम ज़रूर बेहतर करने चाहिए। लेकिन सूबों के पास फैसला साजी का इख्तियार, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि एस्कोर सबको को भी छोटा कर दिया जाए, तो वो बुनियादी तौर पे एक अच्छी चीज़ है। लेकिन सारी बात तो उस पर आती है कि ये इख्तियार किसके हाथ में जा रहा है, और ये फैसला जो है ये आपके हाथ में है। सो अगर आप खुश हैं कि जिस तरीके से वो 18वीं तरमीम का इख्तियार इस्तेमाल किया जा रहा है, जो NFC अवार्ड के अंदर, जिसके अंदर बेतहाशा वसाइल जो हैं सूबों के पास बढ़ा दिए गए, अगर आपको लगता है कि उसके बाद जो 10 साल गुजरे हैं उसके अंदर सिंध खुशहाल हो गया है, चारों तरफ आपको तरक्की का जाल नजर आ रहा है फैलता हुआ, तो जबरदस्त है, ऐसे ही चलते रहे। और अगर आपको ये नजर आ रहा है कि ये बहुत ज्यादा बाइख्तियार सूबाई हुकूमत जो है, जिसके पास वसाइल भी पहले से बहुत ज्यादा हैं, तो आपके मसाइल भी उसी रफ्तार से बढ़ रहे हैं जिस रफ्तार से इनके वसाइल बढ़ रहे हैं, तो फिर इसके ऊपर खुद गौर कीजिए। आप अक्लमंद हैं, आप खुद फैसला कर सकते हैं कि क्या करने की जरूरत है। एंड में जी मैं कोरोना की बात आप पे करता हूँ, यकीनन इसमें कोई शक नहीं, तमाम दुनिया ने इसके ऊपर रिकग्नाइज किया। बिल गेट्स की स्टेटमेंट आई, पाकिस्तान का बराह रास्त उसने इंडिया से मुवाजना किया, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान को सिंगल आउट किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो इदारा है, और याद रखें ये वो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिस वक्त 15 जून मुझे जवाब देना पड़ा था ना, 15 जून के लगभग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटमेंट आया था कि पाकिस्तान गलत कर रहा है। याद है आपको, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था पाकिस्तान जो कर रहा है गलत कर रहा है, ये स्मार्ट लॉकडाउन का वक्त नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है अगर दुनिया में कोई 5 मुल्क हैं जिनसे सीख सकते हैं कि कोरोना से कैसे मुकाबला किया जाए, उनमें से एक पाकिस्तान है। आपके कारोबार के ऊपर क्या असर हो सकता था, वो लैरी समर्स जो होते थे बराक ओबामा के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं, वो कहते हैं कि अगर अमेरिका वैसे ही कोरोना के साथ मुकाबला करता जिस तरह पाकिस्तान ने किया है, तो अमेरिका के 10 खरब डॉलर बच सकते थे। ये सब सही है, लेकिन मेरे भाई कोरोना अभी भी इधर ही, अभी गया कहीं नहीं है, इधर ही बैठा हुआ है, आपके इंतजार में ढूंढ रहा है आपको कि किस वक्त आप बेहतियाती करेंगे और मैं वापस आऊँ। और वही हुआ, मैं पहले वार्निंग देता रहा कि बद एहतियाती कर रहे हैं, इसके नताइज नज़र आएंगे, और पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर हमें वो नताइज नज़र आए हैं। हमारे सामने पॉजिटिविटी के रेशो भी बढ़ रहे हैं, केसेस भी बढ़ रही हैं, अस्पताल के अंदर जो मरीज़ हैं उनमें भी इजाफा हुआ है, अमवात के अंदर भी इजाफा हुआ है। तो मेरी फिर रिक्वेस्ट होगी आपसे, ख़ास तौर पे ये जहन में रखिए, अगर इस वक्त हमने एहतियात कर ली और दूसरों को एहतियात की हमने तजवीज़ दी और उनसे अमल करा लिया, तो हमारे कारोबार खुले रहेंगे, रोज़गार चलता रहेगा। अगर ये हमने अभी बद एहतियाती की, तो फिर बदकिस्मती से ये सूरत हाल पैदा हो सकती है, तमाम दुनिया में हो रही है। आपने यूरोप के अंदर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती चली जा रही हैं, ईरान में तो वो रुक ही नहीं रहा, हर रोज को नया लगा, 355 अमवात ईरान में कल वन डे, और ईरान की पॉपुलेशन हमसे 1/3 है। तो इंडिया में वो चलता चला जा रहा है। सो ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता कि हम उस सूरत हाल में पहुंचे। मैं आपको अभी से बता दूं, मैंने फ्राइडे को जो सेशन किया था NCOC में, हमने फैसला किया है मंडे को SOP कंप्लायंस की कंडीशंस भी हम ज़्यादा सख्त करने जा रहे हैं, और क्रैकडाउन का भी हम ऑर्डर देने के लिए जा रहे हैं। और ये सब इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों की सेहत की भी हिफाजत की जाए, आप लोगों के कारोबार की भी हिफाजत की जाए, और मुतवस्सित तबका और गरीब जो है उसको रोज़गार भी मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।